अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक पर 3 अहम खबरों के बारे में आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मलिक रियाज हुसैन की उस ज़मीन के बारे में जो कि फरा गोगी को तोहफ़तन दी गई थी। क्या बना उस ज़मीन का, उसको भी नीलाम किया जा रहा था, उस नीलामी का ड्रॉप सीन क्या हुआ है, एक तो इस मौजू पर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम एक रीजनली बड़ा अहम इशू डिस्कस करने जा रहे हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा भारत में अहम मुलाकातें की हैं उन्होंने, और फिर काबुल जाएंगे और काबुल से पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान के मुज़ाकरात भी चीन से हुए। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने भारत में किन किन अहम शख्सियात से किन किन मौज़ूआत पर बातचीत की है। ओवरऑल रीजनल जो शक्ल है नई वो क्या बनने जा रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पर एक डोमेस्टिक लोकल इशू है। इस्लामाबाद में एक पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट है विमेन का, जो 1984 से कायम हुआ। आज तक 15,000 के करीब तलबा और तालबात को ये तालीम दे चुका है, लेकिन इसके साथ होने क्या जा रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ एजाज, आप ठीक ठाक हैं? आसिफ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब, उसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। और सैलाब के साथ साथ जो हुकूमत है, हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं हैं। फ़ौज ने इमदादी काम शुरू कर दिया हुआ है, वो भी हम देख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और बाकी जो सिविल जो इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो आज इसी हवाले से वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आपने देखा होगा कि NDMA और ISPR और वज़ीर इत्तलात उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। जी हाँ। तो फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम अभी तक जो नुकसान हुआ है उसके हवाले से हमने किसी मुल्क से मदद तो नहीं मांगी, ना ही इंटरनेशनल डोनर से कहा है, और अभी तक सूबे ने जो डिमांड भेजी है उसके अकॉर्डिंगली उसकी हेल्प हो रही है। सईद मुस्तफ़ा कमाल ने हमें बताया था कि 3400 किलो से ज़्यादा की अद्वियात उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली हमने भेजी हैं, और आगे भी अगर कोई डिमांड आएगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। फेडरल हुकूमत ने भी यही जेस्चर दिया है। आपको पता है फ़ौज ने 1 दिन की तनख्वाह और 1 दिन का राशन भी जो है वो दिया, जी हाँ। ऐलान किया गया है कि ये दिया जाएगा मुतासरीन को। लेकिन मेरे ख्याल में आसिफ, जो बड़ी बात है जो आप भी शायद इस पर करेंगे कि पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज़, उन्होंने कॉल की अली अमीन गंडापुर को, जिनकी जो मरीम नवाज़ के खिलाफ माजी में बहुत सारे बयानात भी देते रहे। जी हाँ। लेकिन मरीम ने उन्हें ऑफ़र किया कि पंजाब से आपको जो वसाइल आपको चाहिए हमें सिर्फ आप बताएंगे तो हम आपके डिस्पोजल पे हैं। ये वर्ड्स के प्रेस रिलीज़ के थे जो आई है। मेरा ख्याल है अच्छा एक जेस्चर है दोनों सूबों का कि किसी खुशी गमी में या ख़ास तौर पे गमी में या किसी मुश्किल में मुसीबत में कम अज़ कम हम ज़रूर साथ खड़े होंगे। मैं अप्रीशिएट करता हूँ इस जेस्चर को, और दोनों वज़रा अली अमीन गंडापुर ने भी उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इस मौके पे हमें ये ऑफ़र किया। मैं आपका जो है वो थैंक यू करता हूँ। ये प्रेस रिलीज़ आई थी, मैं उसकी लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है इस तरह से इकाइयों की जो दूरियाँ होती हैं वो कम होती हैं। आसिफ, तो मेरे ख्याल में जो मरीम है ना, मरीम एक फ्यूचरिस्टिक लेंस के साथ काम कर रही हैं, और वो एक पंजाब की वज़ीर आला तो बिहेव कर ही रही हैं, लेकिन वो एक नेशनल लीडर के तौर पे भी बिहेव कर रही हैं। ये उनका जो टेलीफोन करना है अली अमीन गंडापुर को, ये एक उनका एक नेशनल लीडर के लेवल का एक एक्ट है। और अली अमीन गंडापुर ने भी जिस तरीके से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने भी अपनी जो डिफाइंड क्रीज है उससे बाहर निकल के किया है। तो मेरे ख्याल में दोनों लीडर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। मरीम को इसलिए क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इनिशिएट किया, और अली अमीन गंडापुर को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। जी, और दूसरा एजाज़ ये है कि पाकिस्तान में हमारी जो कौम है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे इमदादी सामान लेके, लेकिन बहुत सारे तो रास्ते ही भी बंद हैं। मुझे जो आज सुबह अपडेट किया गया है वो ये बताया गया है कि इतनी बड़े साइज़ के पहाड़ पत्थरों के से आए, पहाड़ों से पत्थर आए हैं इतने बड़े बड़े कि वो पूरे घर के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है और कुछ पता नहीं है कि नीचे कितने लोग दबे। बड़ी तकलीफ दे, और बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। तो जो लोग इमदादी सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़लज़ले का भी एक्सपीरियंस है, सैलाब का भी एक्सपीरियंस है, खुदा के लिए लोकल्स के साथ कोऑर्डिनेट करके जाएं, किसी इलाके के ज़िम्मेदार के साथ कोऑर्डिनेट करें। वहाँ के जो कोई अच्छी रेपुटेशन के लोग हैं जो हर जगह पे मौजूद हैं, हर तंजीम के अंदर मौजूद हैं, हर पार्टी के अंदर मौजूद हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करें, और जो हकीकी मुतासरीन हैं उन्हें जाके इमदादी सामान दें अगर जो लोग जा रहे हैं। क्योंकि देखें एजाज़,
रोडों पे बैठे हुए लोगों को बार बार दे दिया जाता है, जो भी बाहर से जाते हैं उन्हें लगता है कि शायद ये रोड पे बैठे यही सबसे ज़्यादा मुतासिर है। सफ़ेद वो भी मुतासिर होते हैं जो रोड पे बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने इलाके नहीं छोड़ते। कोशिश की जानी चाहिए कि हम उन इलाकों तक पहुँचें। ठीक है आसिफ, ये हम इस मौजू पे बात करते रहेंगे और कोशिश करेंगे उन इलाकों में भी जाएँ। और तसद्दुक़ भाई का शुक्रिया कि जो हमें टाइम टू टाइम उस इलाके की इतला भी देते। मुझे ये बताएं कि बड़ी ख़बर है आपके पास, और वो है फ़रा गोगी साहिबा, उनके बारे में, और उनके साथ कोई मेरे ख्याल में शायद एक हाथ हो गया, मैं तो यही कहूँगा। क्या असल में पहले तो कहानी बताएं। पंजाबी तुसी कदे सुना है चोरां नूं पै गए मोर? हाँ जी, मैंने सुना है। ऐसा दी कोई सिचुएशन हुई है? नहीं, आपका चोर कहना किसी को अच्छा नहीं है। ये नहीं, मैं तो मुहावरे वाला चोर होता जी, मुहावरे वाला चोर ठीक है। देखिए हुआ ये है एजाज के, इसमें जो एक बात गलत नज़र आती है वो तो खैर मैं ज़रूर कहूँगा, वो ये कि 189 मिलियन केस की जब नैब ने तहकीकात की तो उसमें एक मामला ये भी सामने आया कि अली रियाज जो हैं, अहमद अली रियाज पूरा नाम है, अली रियाज के जो मलिक रियाज के जो बेटे हैं, उन्होंने बनी गाला में फ़रा गोगी के नाम ज़मीनें ट्रांसफ़र की हैं। ठीक। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि इनका क्या कनेक्शन होगा। ये फ़रा गोगी, पहले तो ये बताएं कि फ़रा गोगी एहसन गुज्जर की वाइफ हैं। और पंजाब से ताल्लुक है। इनका नाम उस स्कैंडल में आया कि ये बुशरा बीबी की बड़ी करीबी दोस्त थी, और जब उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो इनका नाम लिया जाता था कि फ़रा गोगी और एहसन गुज्जर जो है वो एक्चुअली डिफेक्टो गवर्नमेंट चला रहे हैं। इनका जो नाम था ना, पहली दफ़ा तो इल्ज़ाम इनके ऊपर यही देखे ना, इनका नाम और तस्वीर पहली दफ़ा तब आई जब निकाह की तस्वीर आई, ठीक, तो पता चला कि करीबी दोस्त है। स्कैंडल्स में पहली दफ़ा नाम है, DPO पाक पतन का एक केस हुआ था खुद इमरान खान के इब्तदाई दौरे हुकूमत। जी। हम ये नहीं कह सकते कि कोई उनके मुखालफिन की हुकूमत थी। जस्टिस साकिब निसार जो बड़े मेहरबान थे और सर्टिफिकेट, निगरान हुकूमत थी, नहीं आ गई थी इमरान हुकूमत। नहीं, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक। और उस वक्त नोटिस हुआ था, इमरान खान फेडरल में थे, और जो है वो नोटिस किसने लिया? सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले जस्टिस साकिब निसार ने। नोटिस किस बात पे लिया कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट DPO पाक पतन का तबादला कर दिया गया रात 1:45 बजे। और वजह क्या बताई गई? वजह ये बताई गई कि जो बुशरा बेगम हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने कोई मन्नत मानी थी और वो पैदल जा रहे थे नंगे पैर, जो है वो वहाँ पे पाक पतन शरीफ जो मज़ार है वहाँ पे। रास्ते में क्योंकि सुनसान एरिया था, पुलिस ने कहीं उन्हें रोका, और वो नहीं जानते थे कि ये बुशरा बीबी जो है उनके की फैमिली है। तो उन्होंने कहीं उन्हें देखा तो उन्होंने रोका और उन्हें कोई उनसे उनकी तो वो मांगी, आइडेंटिटी मांगी, और उन्हें जो के बाद उन बच्चों को नागवार गुजरी। तो उन्होंने अपने अंकल एहसन इकबाल जमील गुज्जर जो हैं उनको ये बात बतलाई। अब जब उनको ये बात बतलाई गई, और तो अच्छा ये वाक़या जो है, अब आप सुनते जाइएगा, ये वाक़या इंटरिम गवर्नमेंट का नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट के फ़ौरन बाद जो ही हुकूमत आई है तब का है। तो अंकल जो हैं, अंकल एहसन इकबाल जमील गुज्जर जो हैं, वो पहले DPO पाक पतन को फ़ोन करते हैं कि आपके पुलिस वालों ने हमारे बच्चों को हरासा किया। तो DPO साहब इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले, वो कहते हैं जी मैं सुबह उन्हें देख लूँगा, मैं बुला रहा हूँ। उन्होंने कॉल चल कर दी कि कौन लोग थे, सुबह पेश हो जाए। तो अंकल को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने उसी वक्त वज़ीर आला पंजाब को फ़ोन किया, जनाब उस्मान बुज़दार साहब को। उन्होंने IG पंजाब को कहा, IG पंजाब ने जो AIG इस्टेब्लिशमेंट थे उनको कहा, वो फैमिली के साथ कहीं बाहर खाना खाने निकले हुए थे। उन्होंने वो फैमिली को छोड़ा और वहाँ से रात घर छोड़ा और फिर उसके बाद दफ्तर गए, और रात को 1:45 बजे DPO साहब को जगा के बताया गया कि यू आर नो मोर DPO। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी वो आपको शिकायत की कि तो आपने सुबह की डेट दी है, तो वो अभी इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाना है, तो आपको फ़िलहाल हटा दिया। इस बात का नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और एहसन इकबाल जमील गुज्जर आए सामने, जो वज़ीर आला के इख्तियार, जिन्होंने वज़ीर आला को रात गए अप्रोच किया और पता चला कि फ़रा गोगी के मियाँ हैं, और उस वक्त उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की थी कि आइंदा अगर आप किसी सरकारी मामले में मुलव्वस पाएंगे ना तो आपको फिक्स किया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो हर सरकारी मामले में ना सिर्फ खुद मुलव्वस पाएंगे बल्कि उनकी अहलिया भी पाएगी। अब ये स्टोरी के ऊपर है। मैं आता हूँ उस स्टोरी पे कि ये बात तो खुद इमरान खान के अपने दौर में
और उनके अपने फेवरेट चीफ जस्टिस के ज़माने में ये इस्टेब्लिश हो गया था कि फ़रा गोगी और उनके मियाँ अमूर सल्तनत के अंदर पंजाब की हद तक तो इन्वॉल्व हो चुके थे। उसके बाद क्या होता है कि जब ये अली रियाज जो हैं, जो मलिक रियाज के बेटे हैं, ये क्यों ज़मीनें दे रहे हैं उनको, ये एक सवाल है सोचने का। कोई रिश्तेदारी नहीं, इससे पहले कोई ताल्लुक़ नहीं। तो नैब ये कहता है कि ये ज़मीनें इसलिए दी गई हैं कि 189 मिलियन को सरकारी ख़जाने से हटा के मलिक रियाज के जुर्माने के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट में डालने की मद में फ़रा गोगी भी ऑन बोर्ड थी। लेकिन ये बात नई नहीं है एजाज़, ये तो यहाँ तक तो सब लोग सुन चुके हैं। हम जो आपको नई स्टोरी आज हम सामने ला रहे हैं वो क्या है? वो नई स्टोरी ये है कि फ़रा गोगी को जो 3 मुख्तलिफ रकबे दिए गए, 100 कनाल, 100 कनाल और 5 मरले, और फिर तीसरा रकबा 40 कनाल का, ये सारे रकबे वो थे जो 100 कनाल एक्चुअली एक 5 मरबे, एक 100 कनाल, फिर एक 100 कनाल 5 मरले, और फिर 40 कनाल और कुछ ऊपर थी। जो पहली भी है वो भी 100 कनाल से कुछ ऊपर है। जो टोटल अगर मिलाएं तो 248 कनाल टोटल लैंड बनती। ठीक। तो ये 248 कनाल जो अली रियाज जो हैं उन्होंने उस वक्त नाम करवाई फ़रा गोगी के। तो अब नैब की तहकीकात में आके ये पता चला है कि ये लैंड जो है इसमें उन्होंने शामलात के नंबर भी डाल दिए, सरकारी ज़मीन के। मफाद आमा की जो लैंड होती है शामलात, जिसको मतलब सरकार मुश्तरका ज़मीन जिसको आप कह लें, या जो मफाद आमा के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वो लैंड। फिर कुछ वो लैंड जो गलियाँ थी जो पहले ही मफाद आमा के लिए इस्तेमाल हो रही है या दे दी गई है, वो मिला के, और उन्होंने कब्ज़ा नहीं दिया था। यानी ये जो लैंड थी फ़रा गोगी के कागज़ों में तो मुंतकिल हुई, लेकिन एक्चुअली ये ग्राउंड पे उतनी लैंड नहीं है, इकट्ठी नहीं है, नहीं इकट्ठी भी नहीं है, और एक्चुअल साइज़ भी वो नहीं है। इसमें बहुत सारी कब्ज़ा शुदा है, बहुत सारी शामलात हैं, सिर्फ उन्हें कागज़ों में पूरी कर दी गई। ओके। अब जब नैब ने इश्तहार दिया इन ज़मीनों की नीलामी का, जो भी आप स्क्रीन पे हमारी देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे एक जगह पे लिखा हुआ है 248 कनाल और एक जगह पे लिखा हुआ है 405 कनाल। ठीक है जी। और ये साथ मौजे का नाम भी दिया हुआ है, मोड़ा नूर। ठीक। मोड़ा नूर की ये जो लैंड जब नैब ने इस पे इश्तहार दिया और लोगों को कहा कि जाके देखें, तो दिलचस्प सूरत हाल ये पता चली कि फ़रा गोगी की जो लैंड है वो पूरी भी नहीं है, कम्पैक्ट भी नहीं है, और उसमें उनके पास कब्ज़ा भी नहीं है, और बहुत सारे नंबर वो डाले गए हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी फ़रा गोगी से भी हेरा फेरी की गई। जो ज़मीन उनको कही गई एक्चुअली वो उनको दी नहीं गई, सिर्फ कागज़ों में उनके नाम की गई। तो यही वजह है कि अभी जब इसकी नीलामी हुई है, 11 तारीख को नीलामी थी, तो नीलामी में जो अली रियाज मलिक के नाम थी 405 कनाल लैंड, उसकी बोली हो गई और वो जो है वो बोली में चली गई लैंड। मैं आपको बताऊं कि वो तकरीबन 34 लाख रुपए मरला कनाल गई है लैंड, जबकि वहाँ पे 10 लाख रुपए मरला का रेट इस वक्त मौजूद है। और एक कनाल लैंड जो है ना वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की बनती है। 20 मरले का एक कनाल होता है, तो आप अगर 2 करोड़ नहीं तो 2.25 करोड़ भी रेट लगाएं, कम लगा लें थोड़ा, 1.80 लगा लें, 1.75 लगा लें, तो कहाँ 1.75, 1.80 और कहाँ 34 लाख रुपए। लेकिन ये लैंड ले ली गई क्योंकि कम्पैक्ट लैंड थी सारी, इसका कब्जा भी मौजूद था। ये 34 लाख रुपए कनाल के हिसाब से नैब ने इसको जो है इसकी नीलामी कर, और मकामी किसी आदमी ने खरीदी। जी, मकामी आदमी ने बताया जा रहा ली है। तो जो दूसरी लैंड थी ना जो फ़रा गोगी वाली है, वो लैंड क्योंकि लोग जब जो लेते हैं तो वो पहले पूरा उसकी वर्किंग करते हैं, देखते हैं ना कि तो वो लैंड जो है उसकी बोली ही नहीं आई। उसकी बोली इसलिए नहीं आई, अच्छा बोली आई नहीं आई क्योंकि जिन लोगों ने लेनी होती है उनको पता होता है हम क्या चीज़ ले रहे हैं। तो वो लैंड क्योंकि कम्पैक्ट भी नहीं है, कब्ज़ा भी नहीं है और पूरी भी नहीं है जितनी कागज़ों में बताई गई है, तो सो दैट एक नया पहलू सामने आया कि मलिक रियाज ने अपने मामलात हल कराने में फ़रा गोगी को जो लैंड दी उसमें भी हेरा फेरी की गई। वो लैंड पूरी नहीं दी गई जो पेपरों में है। और फ़रा इसकी कोई और वजह भी तो आसिफ हो सकती है, मसलन आप बताएं। नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि वो मौके पे पूरी नहीं है। अगर पूरी होती तो लोग उसकी बोली देते, क्योंकि वो नैब से खरीद रहे हैं और सरकार अदालत के हुक्म पे ये बोली हो रही है। और कोई वजह नहीं है, वजह यही है, वजह यही है बेसिकली। लैंड पूरी नहीं है, कब्ज़ा मौजूद नहीं है, जितनी लैंड बताई जा रही है उससे बहुत कम है। सो दैट ये लैंड जो है इसमें फ़रा गोगी जो है बेचारी, उनको कहा तो यही गया था कि आप ये काम कराएं और आपको जो जो चीज़ें उन्होंने बताई होंगी वो दी जाएंगी, लेकिन वहाँ पे फिर एक डंडी मारी गई और उनको उतनी जगह, प्रॉपर जगह नहीं दी गई जो कमिट की गई थी।
अच्छा, तो ये एक दिलचस्प फैक्ट है कि फरा गोगी जो हैं उनके साथ भी हाथ कर दिया मलिक रियाज साहब। बिल्कुल। वैसे तो कहा यही जाता है कि मलिक साहब वक्त ज़रूरत जिन लोगों को बड़े बड़े हाउस और वो देते हैं, बाद में वो खाली के लिए भी नोटिस दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो इस तरह के काम करके ली होती है जगह कि बाद में वो किसी अदालत से भी रुजू नहीं कर वो आसिफ उसकी वजह ये होती है ना कि जब आपको ज़रूरत होती है आप उस वक्त तो आप दे देते हैं, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, आपकी रेलेवेंस ख़त्म हो जाती है, तो आपसे चीज़ें तो आपसे ले ली जाती है, लेकिन आप उस वक्त कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि आप क्लीन हैंड्स के साथ नहीं होते। सही बात। और दूसरा ये उस तरह का ही मामला है ना, जिस तरह का एक दफ़ा हमने पहले एक जिक्र किया था कि लंदन में एक आला अदालती शख्सियत को एक फ्लैट दिया हाँ गया। जी, हाँ जी। और बाद में वो अब क्योंकि नाम नहीं कराया गया तो वो रोला मच गया, रोला पड़ा हुआ है। तो ये सारे जो मामलात हैं ना, जो अंडरवर्ल्ड में भी यहाँ पे नीचे भी ज़ेर ज़मीन जो मामलात होते हैं, उसमें भी लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो कि अनाड़ी होते हैं इन मामलात में, जो नए नए ताकत के ऐवानों में आते हैं, उनके साथ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि एक बयानिया बनाया जाता है ना PTI की तरफ से कि इमरान खान के अलावा बाकी सब लोग चोर हैं। तो मुझे बड़ा शौक हुआ वैसे एजाज़ ये बात देखे कि फरा गोगी की 250 कनाल लैंड बनी गाला में क्यों करा रहे हैं मलिक रियाज और उनकी फैमिली। तो ये खुली निशानियाँ, इन पे लोगों को सर्च करनी चाहिए कि यार इनका क्या रिलेशन था, और अगर वाकई वो समझते हैं कि रिलेशन मफादात के असूल के लिए था बाहमी, तो फिर उन्हें भी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और खान साहब से भी सवाल पूछना चाहिए। लेकिन वो नहीं करेंगे ना, खैर, लेकिन हमारा फर्ज लेकिन है। आसिफ ये जो बात आपने कही है ना, अगेन इसमें आपने ये बातें रिपोर्ट होती रही हैं, लेकिन एज ए ज़िम्मेदारी के तौर पे अगर फ़रा साहिबा का, उनके शोहर एहसन जमील गुजर का, या इवन मलिक रियाज या अली रियाज का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो वी आर वेलकम टू एयर देम। कोई हमारा ज़ाती मसला किसी से भी नहीं है, हम फैक्ट्स रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी ने कोई पर्सपेक्टिव देना है तो वी आर वेलकम। तो लेकिन क्योंकि इश्तिहारी हैं इस केस में, मैंने कोशिश की थी, बैरून मुल्क के इनके कोई नंबर हमें मिले नहीं। अच्छा। दूसरा, मैं जो आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ ये मैंने ऐड दिया है, ऐड में जो इमरान खान न्याजी वगैरह लिखा हुआ है उसमें आप रेफरेंस में जाएं तो फरा गोगी को एक्यूज़ हैं, उनकी लैंड का ऐड भी आया है और उनकी लैंड नहीं बिकी, ये भी रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड ऑफ नैब बताई। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसके बावजूद अगर वो ये प्रोग्राम सुन के अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें ज़रूर, तो बिल्कुल उनके लिए हाजिर है ये। अच्छा आसिफ, मैं इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलता, पहले इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। आपको पता है आसिफ, इस मुल्क में टेक्निकल एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, और हमारे जो बच्चे बैरून मुल्क जाते हैं वही बैरून मुल्क जा सकते हैं जिनके पास स्किल्ड एजुकेशन हो। ठीक है आसिफ, स्किल्ड एजुकेशन के लिए प्राइवेट अदारे बड़े कायम हैं, उनकी फ़ीसें भी बड़ी हैं, बड़ा अच्छा काम भी प्राइवेट अदारे कर रहे हैं। हमारे कोथम के दोस्त अहमद शफीक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइवेट एक अदारा है उनका। लेकिन सरकार ने भी अरसा पहले से जो स्किल एजुकेशन है उसकी तरवीज के लिए मुख्तलिफ अदारे कायम किए। इस्लामाबाद में एक आसिफ अदारा कायम किया गया, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, ये H8 में कायम किया गया, 1984 में ये कायम किया गया। और आसिफ, मैं हैरान रह गया हूँ कि इस अदारे ने आप देखिए कि आर्किटेक्ट के शोबे में, फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग के शोबे में, कॉमर्स के शोबे में, IT और ऑफिस मैनेजमेंट के शोबे में, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में तकरीबन कमोबेश 12 से 15 हज़ार तालिबात को तरबियत दी है। और आसिफ, आप फ़ीस सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जो कॉलेज है ये 1 से 3 साल तक का कोर्स करवाता है। जब आप दाखिला ले लेते हैं तो 3 साल तक कोर्स करवाता है ये। आप आसिफ गैस करें कि फ़ीस कितनी होगी? मेरा ख्याल है जितना ये टेक्निकल लोग ही आके सिखाते होंगे तो ज़ाहिर है हज़ारों में होगी, कई हज़ारों में होगी। आसिफ, आप सुन के हैरान होंगे, इसकी कोई फ़ीस नहीं। अच्छा जी, सिर्फ एडमिशन फ़ीस है 5,000 रुपये। और ये अदारा यहाँ पे बड़े क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ख़वातीन टीचर्स हैं जो इन शोबों की, ये जो मैंने नाम लिए जिन शोबों के, वो उसको देखती हैं, पढ़ाती हैं, लेकिन फ़ीस कोई नहीं है। गरीब आम पाकिस्तानी के लिए ये अदारा है। अब ये अदारा आसिफ चल रहा था, और इस अदारे की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कोई अच्छी अदारा जो अच्छा होता है उसके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसी अदारे का कोई प्रोफेशनल हो जो उसको हेड करे, या जिन सब्जेक्ट्स की हमने बात की है वो उसको हेड करे, टेक्निकल आदमी हो, जो टेक्निकल आदमी हो। इस अदारे के रूल्स बनाए गए थे, और रूल्स भी बड़े अच्छे बनाए गए थे कि इस अदारे का जो प्रिंसिपल होगा वो
उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेड 19 की सीट है प्रिंसिपल की। लेकिन आसिफ, आप सुन के हैरान होंगे कि कुछ अर्सा से इस अदारे का जो सरबराह है, ख़ातून जो सरबराह हैं, वो उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। और वजह क्या है? वजह ये है आसिफ कि हमारी जो वजारत तालीम है, वजारत तालीम में एक ऐसा बाज़ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके ज़ाती मफादात हैं। पहले एक साहब थे, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि उनका मौक़िफ़ आए तो हम उनका वो भी करेंगे। डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के एक साहब हैं जिन्होंने अपनी करीबी अजीज़ा को यहाँ पर लगा दिया, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी। मकसद क्या था कि इस प्रिंसिपल की सीट के साथ एक घर भी होता है। घर अच्छा घर है, ज़रा इंस्टीट्यूट बड़ा है तो घर भी अच्छा है। मकसद ये था कि उनको घर मिल जाए। शोर मचा, अब कोई और प्रिंसिपल है, लेकिन वो जो घर है वो पुरानी खातून के पास ही है। नई प्रिंसिपल है, इनके पास भी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। ये फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की अच्छी टीचर है, अच्छी प्रिंसिपल है, इनसे ज़ाती कोई वो नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। नतीजा क्या है? कॉलेज की जो कारकर्दगी है वो नीचे आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। अच्छा, और कॉलेज को फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मर्ज करने की भी बात की जा रही है, जो कि टेक्निकली नहीं हो सकता, क्योंकि आप मर्ज करेंगे आसिफ तो क्या होगा कि बाकी कॉलेजेस की जो प्रिंसिपल है ग्रेड 19 की, वो इधर आएंगी, ज़ाहिर आएंगी ना फिर तो। लेकिन इस कॉलेज का तो रूल ही है कि भाई आपके पास एक डेडिकेटेड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का और ये जो शोबे हैं इस बैकग्राउंड का प्रिंसिपल होना चाहिए। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले एक बड़ी अच्छी प्रिंसिपल रही, उनके दौर में इस कॉलेज ने बड़ा एक्सेल किया। वजह क्या थी कि राइट मैन एट द राइट जॉब। अब खालिद मकबूल साहब हैं जो वज़ीर तालीम है, उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है। फेडरल सेक्रेटरी साहब है नदीम साहब, उनकी नाक के नीचे हो रहा है। और मैं हैरान हूँ कि बड़े, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है, आप अगर देखें तो पॉलिटिकल वर्कर हैं बड़े पुराने और बड़े गौर से सुना जाता है जी, कोई डाउट नहीं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त अच्छा बात करते हैं। और जो फेडरल सेक्रेटरी है ये भी बड़े ज़िम्मेदार हैं। किसी ज़माने में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये नदीम साहब रजिस्ट्रार भी रहे हैं, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी रहे। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि और इनके बोर्ड के ऊपर मेरे ख्याल में सेक्रेटरी कैबिनेट भी हैं, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट भी है, कोई इस तरह का मामला भी है, इनके मर्ज करने के वाले से कोई बातचीत हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको देखना चाहिए और इस कॉलेज की साख को बचाए। इस मुल्क में जो स्किल्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, और अगर आप स्किल एजुकेशन के इदारों के ऊपर भी अपनी पसंद नापसंद और अपने छोटे पैटी मफादात के लिए घर रखना है जी और घर इसको मिल जाए या इस तरह के करेंगे तो तबाह हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आसिफ ये है। एजाज़ देखें कितने अफसोस की बात है कि ये स्किल हमारी जो लेबर ही है जो बेचारी बाहर जाके हमें ये जो भेजती है जो पैसे जिससे पाकिस्तान चल रहा है, तो हम अपने इदारों के साथ क्यों इस तरह का सलूक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए और नाक की सीध में इसके मामला करने चाहिए और इस तरह के इदारे सारे सूबों में बनने चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है कि कोई भी खातून जो इसमें स्किल्ड अपनी इम्प्रूव करना चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और बड़ी कामयाब जी, और बड़ी कामयाब ख्वातीन इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। कॉमर्स में बिजनेस करती हैं, आईटी के शोबे में, आर्किटेक्ट के शोबे में। मेरा ख्याल है ये एक बड़ी नेशनल सर्विस है और जो लोग इसकी तबाही के पीछे करने के पीछे पड़े हुए हैं उनको बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। नहीं, हम इसको फॉलो भी करेंगे और इसको करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो एजाज़, और इसके अलावा क्या था, आपने जो बात छेड़ी थी शुरू में चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो वो कहाँ फिर रहे हैं चाइना के वज़ीर ख़ारजा? आसिफ, ये मौजू हमने एंड पे इसलिए रखा कि तफसील से मैं आपको बता सकूं। आसिफ वांग जी जो कि चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, इस वक्त वो भारत में मौजूद हैं और भारत का गैर मामूली दौरा कर रहे हैं। आपको पता है कि मई के महीने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक स्टैंड ऑफ हुआ, एक लिमिटेड जंग हुई। जंग तो नहीं उसे कहते, लेकिन एक स्टैंड ऑफ हुआ। उस स्टैंड ऑफ में पाकिस्तान ने भारत के हथियारे गिराए और पूरी दुनिया का जो वार पैटर्न है वो बदल गया। पूरी नए अलायंस बनने शुरू हो गए। राफेल जो प्लेन है वेस्ट के प्रोड्यूस करदा, उनकी मार्केट गिर गई, चीन की अहमियत में और इजाफा हुआ। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भारत और अमेरिका के दरमियान भी एक
रिफ्ट हुई, ट्रंप साहब बार बार इंडिया को जिसे कहते हैं ना एम्बेरस करते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर को बड़ा तनकीद करते हैं, तो भारत ने भी अब आप देखें कि अपनी रीअलाइनमेंट करनी शुरू कर दी है। भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो अभी पिछले माह गए हुए थे, बीजिंग गए हुए थे, और बीजिंग में जाके उन्होंने मुलाकातें की। जो चीन है उसकी क़यादत, यानी कि भारत अब चीन के साथ मामलात ठीक कर रहा है। और जयशंकर जो है उन्होंने दावत दी किनको, वांग यी को, कि आप हमारी तरफ आएँ। अब वो वहाँ पर गए हैं, चीन के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान गए हैं, और हिंदुस्तान में मुलाकातें किन किन से हुई हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात की है, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की है, और फिर जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने उनके घर में जाकर, यानी कि दावत जो दी गई वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने घर पे दावत दी चीन के वज़ीर ख़ारजा को। और आप याद रख लें कि चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं आखिरी दफ़ा 2020 में गए, 5 साल बाद जी 5 साल बाद, और टॉप लेवल पे मीटिंग्स इनकी नहीं होती। अब तो नरेंद्र मोदी भी जाने के लिए तैयार हैं, और नरेंद्र मोदी घर बुला के उन्हें मिलते हैं। नरेंद्र मोदी अब चीन जाएंगे और शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। जो अजीत डोभाल से मुलाकात हुई इनकी, जो वांग यी हैं जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, उसमें आसिफ अहम बात यह है कि जो तिब्बत का मामला था ना, जो बाउंड्री का डिस्प्यूटेड, जो इंडिया और चाइना के, इंडिया और चीन का, उसके ऊपर बात की है। और इंडिया ने कहा कि जी हम आपके साथ मामलात हल करने के लिए तैयार हैं। फिर ट्रेड बढ़ाने के ऊपर बात की है, वीज़ा के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए तैयार है। तो अब हिंदुस्तान जो है वो अपनी रीअलाइनमेंट कर रहा है, और ज़ाहिर है इसका मकसद क्या है कि कल ना अगर दोबारा कोई स्टैंड ऑफ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो तो चीन जो है वो न्यूट्रल रहे। तो ये बात अहम है। लेकिन इसके एट द सेम पैरेलल लेवल अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के आज भी चीन के अंदर, बीजिंग के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं चीनी हुकाम के साथ, आर्म्स कंट्रोल के हवाले से और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। लेकिन काबुल में एक बड़ा अकट होने जा रहा है 20 तारीख को। हमने याद है 3 हफ्ते पहले खबरें दे दी थी, और बाद में जो तीनों मुल्कों की वज़राए ख़ारजा ने, वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की। अब 20 तारीख को इसहाक डार जो कि बरतानिया में है वो जाएंगे जनाब, सीधा काबुल जाएंगे। काबुल जाके पहले अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात करेंगे बायलैटरल, यानी कि काबुल के अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से। फिर चीनी वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पर आएंगे, और उसके बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और जो चीन की दोस्ती है ये हमेशा से ही अहम रही है, लेकिन अब भारत रीअलाइनमेंट कर रहा है, री इंगेजमेंट कर रहा है। मेरे ख्याल में असल में भारत को तो री इंगेजमेंट करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, वो कर रहा है चीन के साथ, और उसी चीन के साथ जिसको भारत कहता है जी हमारा पाकिस्तान के साथ तो मुकाबला नहीं, चीन के साथ मुकाबला है। तो देखिए, मेरा ये ख्याल है कि भारत को ये सोचना चाहिए कि वो मुकाबला किसी से ना करे। अगर वो करेगा तो देखे पाकिस्तान के साथ हुआ तो क्या निकला, पड़ोसियों के साथ अच्छे तरीके पड़ोसियों के साथ ओवरऑल रहने का जो एक तरीका है वो में आना तो चाहिए। यही है मेरे ख्याल में। आज तो यही था। जी जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और प्रोग्राम के बारे में राय के अलावा अगर कोई मालूमात देनी हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।